हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। आज इस वीडियो पे हम बात करेंगे एमएससी केमिस्ट्री की कैरियर ऑप्शंस के बारे में। गवर्नमेंट सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में आपके कौन से जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है एमएससी केमिस्ट्री के बाद, वो इस वीडियो पे आज हम देखने वाले हैं। टीचिंग और लेक्चरशिप के अलावा आपकी और कौन से अपॉर्चुनिटीज रहती है एमएससी केमिस्ट्री के बाद, वो आज इस वीडियो पे कंप्लीट हम बात करेंगे। यहाँ पर एग्जाम पैटर्न की, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, जॉब रोल की, पे स्केल की और सिलेबस की। तो जितने भी आपके प्राइवेट सेक्टर में और पब्लिक सेक्टर में आपके अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, डिफरेंट एग्जामिनेशन जो भी आपके होते हैं, वो आज इस वीडियो पे हम चर्चा करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद दिस वीडियो। सबसे पहले अपॉर्चुनिटी है आपके पास बीईआरसी के अंदर बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में आप ऐसा साइंटिफिक ऑफिसर सी की पोस्ट के लिए जा सकते हो। तो इसमें जो आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है वो आपका 2 स्टेजेस में होता है। सबसे पहले आपका होता है यहाँ पर बीईआरसी का अपना ऑनलाइन एग्जामिनेशन, और दूसरा आपका होता है यहाँ पर इंटरव्यू प्रोसेस। अगर आपके पास एक वैलिड गेट स्कोर है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर इंटरव्यू स्टेज के लिए चले जाते हो, वरना आपको बीईआरसी का जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है स्टेज 1 पे, वो आपको देना पड़ेगा। तो बेसिकली 2 स्टेजेस में आपका यहाँ पर रिक्रूटमेंट होता है। पहला आपका स्टेज 1 होगा जहाँ पर एग्जामिनेशन दोगे। अगर आपने गेट क्वालिफाई कर रखा है तब आप डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए चले जाओगे, वरना आपका स्टेज 1 पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी कंडक्ट यहाँ पर होगा। बेसिकली आपकी बीईआरसी के अंदर 4 टाइप की जॉब्स है। सबसे पहले आपका आता है साइंटिफिक, दूसरा आपके पास है टेक्निकल, तीसरा आपके पास है एडमिनिस्ट्रेटिव और चौथा आपके पास यहाँ पर है ऑक्सिलरी। ठीक है, तो अगर आप साइंटिफिक और टेक्निकल के लिए जा रहे हो तो आप ओसीएस का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है बीईआरसी का, उसके अंडर आप यहाँ पर आओगे। ओसीएस का अपना एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है साइंटिफिक ऑफिसर और टेक्निकल ऑफिसर के लिए। तो जब आप बीईआरसी का ऑनलाइन एग्जामिनेशन निकाल लोगे और साथ में इंटरव्यू आप क्रैक कर लोगे, तो आप उस ओसीएस के ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंडर यहाँ पर आओगे और वहाँ पर आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा पूरा। वहाँ पर आप ऐसा टीएसओ काम करोगे, ट्रेनिंग साइंटिफिक ऑफिसर के तौर पर, एक या 2 साल के लिए। फिर उसमें आपका यहाँ पर एग्रीगेट अगर आपका 50% मिनिमम बनता है तो आप फिर यहाँ पर रिक्रूट हो गए ऐसे साइंटिफिक ऑफिसर सी पोस्ट के लिए। तो ये पूरा आपका यहाँ पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है। पहले आपको बीईआरसी का जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है वो आपको निकालना पड़ेगा। उसके बाद आपका यहाँ पर ओसीएस के अंदर जब आप आओगे तो उसमें आपका यहाँ पर एक ट्रेनिंग पीरियड होगा। अगर आपकी एग्रीगेट 50% मिनिमम बनता है तब यहाँ पर रिक्रूट हो गया ऐसा साइंटिफिक ऑफिसर सी की पोस्ट के लिए। दूसरा ट्रेनिंग प्रोग्राम है आपका डीजीएफएस। डीजीएफएस आपका होता है बेसिकली एमकेएम वालों के लिए, एमटेक वालों के लिए, जो आपके इंजीनियरिंग लेवल के ग्रेजुएट्स होते हैं उनके लिए आपका डीजीएफएस होता है। और ओसीएस होता है जो आपके रिक्रूट होते हैं ऐसा साइंटिफिक ऑफिसर और टेक्निकल ऑफिसर। तो बेसिकली आपके ये 2 प्रोग्राम होते हैं, ओसीएस और डीजीएफएस। ठीक है, फिर बात आती है आपकी एग्जाम पैटर्न की। ओसीएस का जो आपका एग्जाम पैटर्न होता है उसमें आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 मार्क्स आपका पर क्वेश्चन होता है, 2 घंटे का आपका टाइम ड्यूरेशन होता है और 1 मार्क्स आपका नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होती है। तो ये आपका ओसीएस का एग्जाम पैटर्न होता है जो आपका साइंटिफिक ऑफिसर और टेक्निकल ऑफिसर के लिए यहाँ पर होगा। एज लिमिट की अगर बात करें तो यहाँ पर 45 ईयर्स आपकी एज लिमिट होती है और एमएससी केमिस्ट्री आपके पास होनी चाहिए, जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर रहता है। एमएससी केमिस्ट्री आपके पास होनी चाहिए, साथ में बीएससी पे आपके यहाँ पर फिजिक्स भी होनी चाहिए, ये भी आपका रिक्वायरमेंट होता है। बीएससी में फिजिक्स भी आपका होना चाहिए। और अगर आपका 5 ईयर इंटीग्रेटेड बीएससी प्लस एमएससी है तो उसमें आपका फिजिक्स भी इंक्लूड होना चाहिए, ये आपका रिक्वायरमेंट है ओसीएस का। ठीक है, तो इसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। साइंटिफिक ऑफिसर सी के लिए जो आपका पे स्केल है वो आपका 56,100 रुपीज़ है ऑफ द 7th सेंट्रल पे कमीशन पे मैट्रिक्स। तो ये आपका इतने इसके अराउंड आपका रहता है फॉर लेवल 10 साइंटिफिक ऑफिसर सी के लिए। और फिर आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बताया, एमएससी केमिस्ट्री आपके पास होनी चाहिए, 60% आपके एमएससी केमिस्ट्री पे यहाँ पर होनी चाहिए, तब यहाँ पर आप एलिजिबल हो बीईआरसी एग्जामिनेशन के लिए। दूसरी जो आपके पास अपॉर्चुनिटी है वो है ओएनजीसी पे, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन पे। इसमें वन ऑफ द हाईएस्ट सैलरी आपका पैकेज रहता है ओएनजीसी केमिस्ट को जो मिलता है। जॉब रोल आपके पास ओएनजीसी केमिस्ट का है और जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपका एमएससी केमिस्ट्री आपके पास होना चाहिए विद 60% मार्क्स इन एमएससी केमिस्ट्री, और साथ में आपके पास एक वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए। तो दोनों रिक्वायरमेंट्स आपके पास यहाँ पर रहती है। पहला आपका एमएससी केमिस्ट्री विद 60% इन एमएससी, और दूसरा क्या है आपका यहाँ पर गेट स्कोर आपके पास होना चाहिए, वो भी अच्छा गेट स्कोर आपके पास होना चाहिए। तो जो आपके ओएनजीसी केमिस्ट होते हैं वो आपके अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए रिक्रूट होते हैं। जैसे आपका लेबोरेटरीज के लिए हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, फिर आपका ड्रिलिंग ऑपरेशंस के लिए हो गया, प्रोडक्शन के लिए हो गया। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, वहाँ के लिए आपके ओएनजीसी केमिस्ट रिक्रूट होते हैं। फिर बात आती है आपकी यहाँ पर कि आपकी जो मेरिट बनती है वो टोटल 100 मार्क्स की मेरिट बनती है। 100 मार्क्स में से आपका पूरा देखा जाता है कि कितने आपके टोटल आ रखे। 60 मार्क्स आपका होता है गेट स्कोर का, और दूसरा आपका जो 25 मार्क्स है वो होता है आपका यहाँ पर क्वालिफिकेशन का, और 15 मार्क्स होता है आपका इंटरव्यू का। 60 मार्क्स जो भी आपके यहाँ पर गेट में स्कोर आ रखा तो उसका 60 मार्क्स यहाँ पर देखा जाता है, 60 जो आपका यहाँ पर रहता है। फिर आपके यहाँ पर 25 मार्क्स में 20 मार्क्स होता है क्वालिफिकेशन का, जो भी आपने क्वालिफिकेशन कर रखा है जैसे एमएससी वगैरह, तो 20 मार्क्स आपका क्वालिफिकेशन का हो गया। और 5 मार्क्स होता है आपका पीएचडी का, अगर आपने पीएचडी कर रखी है तो आपको 5 मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे पीएचडी के। और आपका जो नेक्स्ट इंटरव्यू का होता है वो 15 मार्क्स का होता है। तो टोटल आपका 100 मार्क्स की यहाँ पर टोटल मेरिट बनती है।
ओएनजीसी में बेसिकली आपकी दो टाइप की जॉब पोस्ट होती है, एक है आपका AEE जिसे हम कहते हैं असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, और दूसरा आपके पास है ओएनजीसी केमिस्ट की। तो AEE के लिए असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए आपके पास बीएससी में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होनी चाहिए, और ओएनजीसी केमिस्ट के लिए आपके पास ZPC PCM चलेगा, लेकिन AEE के लिए असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए आपके पास बीएससी पे ग्रेजुएशन पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होनी चाहिए। तो जो आपके ZBC के स्टूडेंट है वो आपके यहाँ के लिए एप्लीकेबल नहीं है AEE के लिए, लेकिन ओएनजीसी केमिस्ट के लिए वो एप्लीकेबल है। जो आपके PCM के स्टूडेंट है वो दोनों के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन ZBC के स्टूडेंट यहाँ पर AEE के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इसमें आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है वो आपका ग्रेजुएशन पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स आपके पास होनी चाहिए। MSc केमिस्ट्री तो होता ही है, लेकिन साथ में आपका ग्रेजुएशन पे BSc आपकी फिजिक्स से, केमिस्ट्री से और मैथमेटिक्स से होनी चाहिए। ये 3 सब्जेक्ट्स आपके मेन यहाँ पर होने चाहिए। तीसरा कैरियर ऑप्शन है आपका FSSAI पे, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसमें आपकी मेनली 3 जॉब रोल्स होते हैं। सबसे पहले आपके पास है फूड एनालिस्ट, दूसरा आपके पास यहाँ पर है टेक्निकल ऑफिसर, तीसरा है आपका सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर। FSSAI का जो एग्जामिनेशन होता है वो भी आपका 2 स्टेजेस पे कंडक्ट होता है। स्टेज 1 है आपका रिटन एग्जामिनेशन और स्टेज 2 है आपका यहाँ पर इंटरव्यू। ठीक है, तो इसमें एज सच कोई आपका यहाँ पर गेट का रिक्वायरमेंट नहीं होता, लेकिन फाइनली किसी 2 स्टूडेंट की अगर सेम मार्क्स आते हैं, अगर किसी का गेट क्वालिफाई है तो उनको ज़्यादा प्रायोरिटी यहाँ पर मिली जाएगी देन अदर स्टूडेंट। तो ये आपको यहाँ पर रहता है। बाकी गेट का कोई ऐसा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं होता। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बस आपका इसमें MSc केमिस्ट्री है, लेकिन अगर गेट आपका क्वालिफाई है और फाइनली किसी 2 स्टूडेंट के सेम मार्क्स आते हैं तो जिसका गेट क्वालिफाई है तो उसको ज़्यादा प्रायोरिटी यहाँ पर मिलेगी देन द अदर स्टूडेंट। तीसरा एग्जामिनेशन आपका आता है टिफर एग्जामिनेशन, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। तो ये एक टाइप का आपका PhD के लिए एग्जामिनेशन है। अगर आपका नेट या गेट क्वालिफाई नहीं है तो आप टिफर एग्जामिनेशन यहाँ पर दे सकते हो। बेसिकली ये आपका PhD स्टूडेंट्स को फेलोशिप देने के लिए होता है एग्जामिनेशन। अराउंड 31,000 प्लस HRA और 35,000 प्लस HRA का आपका ये फेलोशिप आपको मिलती है यहाँ पर, अगर आपने ये एग्जामिनेशन निकाला तो आपका ये जो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर होता है 2 स्टेजेस में होता है। स्टेज 1 होता है आपका जो रिटन एग्जामिनेशन होता है टिफर का, और दूसरा स्टेज होता है आपका इंटरव्यू का। तो अगर आपका नेट और गेट क्वालिफाई है तो डायरेक्टली आप इंटरव्यू के लिए बैठ सकते हो। अगर आपका नेट गेट क्वालिफाई नहीं है तो आपको पहला एग्जाम भी देना पड़ेगा स्टेज 1 का, जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, तब आप यहाँ पर स्टेज 2 पे जाओगे इंटरव्यू पे। ठीक है, तो ये पूरा आपका यहाँ पर रहता है। 2 स्टेजेस में आपके एग्जामिनेशन होंगे। नेट गेट क्वालिफाई है तो आप डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए बैठोगे। अगर आपका नेट गेट क्वालिफाई नहीं है तो आपको पहला जो रिटन एग्जामिनेशन है वो आपको देना पड़ेगा। 5वां कैरियर ऑप्शन है आपका GSI पे, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पे। तो ये जो आपका एग्जामिनेशन है ये आपका UPSC कंडक्ट करवाती है। ये एग्जामिनेशन आपका जियो साइंटिस्ट के लिए होता है। मेनली 2 जॉब रोल्स के लिए होता है। पहला होता है आपका यहाँ पर केमिस्ट फॉर ग्रुप A के लिए, और दूसरा होता है आपका साइंटिस्ट B पोस्ट के लिए। तो मेनली आपका जो एग्जामिनेशन होता है ये मेन इन 2 रोल्स के लिए ही होता है, और UPSC इनको यहाँ पर कंडक्ट करवाती है। एज लिमिट है आपका 21 से 32 ईयर्स, और जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपका यहाँ पर MSc इन केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री और अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर GSI एग्जामिनेशन। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो आपका 3 स्टेजेस में एग्जामिनेशन होता है। स्टेज 1 है आपका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इसमें आपके 2 पेपर्स है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 है आपका जनरल स्टडीज का, जो आपका 100 मार्क्स का होता है 2 आवर्स का, और पेपर 2 है आपका केमिस्ट्री का 300 मार्क्स का, ये आपका 2 आवर्स का होता है। स्टेज 2 है आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर। डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर में आपके 3 पेपर्स होते हैं, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। ये तीनों आपके पेपर केमिस्ट्री के होते हैं। 3 घंटे मिलते हैं आपको हर एक पेपर के लिए। 200 मार्क्स, 200 मार्क्स और 200 मार्क्स से तीनों पेपर्स आपके यहाँ पर होते हैं। तो ये आपका स्टेज 2 होता है, और स्टेज 3 होता है आपका इंटरव्यू का। तो इन 3 स्टेजेस में आपका यहाँ पर एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है। अगला जो आपका एग्जाम है वो आपका CGPDTM है, जो आपका पेटेंट ऑफिसर के लिए एग्जामिनेशन होता है। CGPDTM का फुल फॉर्म है आपका कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स। इसमें जो आपका एलिजिबिलिटी है वो आपका MSc केमिस्ट्री है। एज आपका 21 ईयर्स से 31 ईयर्स के बीच होना चाहिए। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो आपके 2 स्टेजेस में एग्जामिनेशन होते हैं। स्टेज 1 है आपका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन या स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन, और स्टेज 2 है आपका मेन एग्जामिनेशन। इसमें आपके 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 है आपका स्कोरिंग एग्जामिनेशन, और पेपर 2 है आपका यहाँ पर प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। तो ये 2 आपके पेपर्स होते हैं। इन दोनों पेपर्स में आपके यहाँ पर आपको देना होता है स्टेज 2 पे, और स्टेज 1 में आपका स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन यहाँ पर कंडक्ट होता है। तो ये हमने डिस्कस किया यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर में क्या आपकी अपॉर्चुनिटीज है MSc केमिस्ट्री के बाद। अब हम बात करेंगे प्राइवेट सेक्टर में क्या आपकी अपॉर्चुनिटीज है आफ्टर MSc केमिस्ट्री। तो प्राइवेट सेक्टर में भी आपके बहुत सारे जॉब ऑप्शंस होते हैं आफ्टर MSc केमिस्ट्री। लाइक आपके अलग अलग केमिकल फर्म्स में हो गया, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में हो गया, एक्चुअरीज में हो गया, रिसर्च सेंटर्स में है, पब्लिक रिलेशन पे और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस पे है। जॉब रोल्स की बात करें तो इसमें आप जा सकते हो ऐसा रिसर्च साइंटिस्ट, क्वालिटी कंट्रोल केमिस्ट हो गया, क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर, क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट, टॉक्सिकोलॉजिस्ट है, फिर आपका प्रोडक्शन पे हो गया, R&D पे है, फिर आपका SSCRO है। तो डिफरेंट आपके यहाँ पर ऑप्शंस है जिसमें आप यहाँ पर जा सकते हो। तो ये थे आपके कुछ प्राइवेट सेक्टर में और कुछ गवर्नमेंट सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज आफ्टर MSc केमिस्ट्री। होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।